हर बार जब इंसान ने प्रकृति को हल्के में लेने की कोशिश की है, तब तब प्रकृति ने उसका जवाब तबाही के रूप में दिया है। फिर भी इंसान ने सीखना जरूरी नहीं समझा। आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अरावली रेंजेस यानी अरावली की पहाड़ियों के 90% से भी अधिक हिस्से को सीधे खतरे में डाल दिया है। ये वही अरावली है जो रेगिस्तान की दीवार बनकर राजस्थान को बचाती रही। ये वही अरावली है जो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और कुछ हद तक हरियाणा को भी पानी देती रही। जो 612 किलोमीटर में फैली है और जिसका अधिकतर हिस्सा यानी लगभग 550 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान में है। इसीलिए इसे राजस्थान की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। आज इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे किस तरीके से अरावली रेंजेस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और अरावली रेंजेस का महत्व हमारे लिए क्या है, हमारे वातावरण के लिए क्या है, इस प्रकृति के लिए क्या है, हमारी धरती के लिए क्या है। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और जो यहाँ पे कैंडिडेट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मुद्दा न्यूज में क्यों है। देखिए, नवंबर में एक डिस्कशन शुरू होती है 2025 में, एक डिबेट, एक डिस्कशन नवंबर में शुरू होती है। और वो डिबेट डिस्कशन क्या है कि अरावली की पहाड़ियों की परिभाषा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसा कि देखिए मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं, ठीक है, दिल्ली में है, उसके बाद गुजरात में है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हरियाणा का भी कुछ यहाँ पे हिस्सा आपको दिखाई देगा अरावली रेंजेस में। अब ये जितने भी चार राज्य हैं, इन सब में अरावली की परिभाषा अलग अलग है। अब जितने भी इस तरीके का एरियाज होते हैं उसमें खनन भी होता है, यानी कि माइनिंग भी की जाती है क्योंकि बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं और यहाँ पे जिनका जिनका पत्थर वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो खनन बहुत ज्यादा होता है। तो खनन के लिए सटीक परिभाषा की जरूरत है और परिभाषा हर एक राज्य में अलग अलग है। इसकी वजह से खनन के रूल भी हर एक राज्य में अलग अलग है। तो सरकार को डिसीजन लेने में बड़ी परेशानी होती थी। तो सरकार ने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट रखा, क्योंकि जितनी भी पहाड़ियां हैं, जितनी भी अरावली रेंजेस की पहाड़ियां हैं, सभी की परिभाषा सेम कर दी जाए, कॉमन कर दी जाए। ये डिबेट डिस्कशन पूरा काफी लंबे समय चल रहा था, लेकिन नवंबर में काफी जोर पकड़ा और दिसंबर में फैसला आ गया कि अब हम लोग एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन यानी एक सिंगल डेफिनेशन देंगे अरावली की पहाड़ियों का। अब वो डेफिनेशन क्या होगा आगे देखते हैं, जिसने तहलका मचा के रखा हो। ठीक है, चारों राज्यों का जो भी डेफिनेशन है सबको मिला करके एक सिंगल डेफिनेशन यहाँ पे दी जाएगी। अब जो भी डेफिनेशन दिया जाएगा, किस चीज को ध्यान में रखकर दिया जाएगा, हमारे इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को ध्यान में रख के दिया जाएगा। ये सरकार का दावा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। सरकार बोल रही है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन को ध्यान में रखकर, यानी कि हमारा जो वातावरण है उसको ध्यान में रख करके उसके फायदे के लिए हम यहाँ पे ये फैसला ले रहे हैं, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। इससे वातावरण का नुकसान होगा। साथ में सरकार कह रही है कि हम यहाँ पे सस्टेनेबल माइनिंग को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही डेफिनेशन दे रही है अपने मंसूबों की। सस्टेनेबल माइनिंग का मतलब क्या है, लगातार होते रहने वाली माइनिंग, कि भाई यहाँ पे लगातार माइनिंग होती रहेगी। ठीक है, इसके लिए जरूरी है सख्त कानून की, सख्त नियम। ये अटरम पटरम सब कुछ ये लोग बोले जा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, लेकिन हाँ ये तो नहीं है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ये मुद्दा आपका नहीं है सर, ये आप हमसे, जनता से, सभी से झूठ बोल रहे हो। सीधा सा पॉइंट ये है। अब देखिए ये पूरा का पूरा मुद्दा कौन तय कर रहा है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी यानी कि सीईसी। ठीक है, जिस कमिटी, इसी कमिटी ने क्या किया है, पूरा पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया है कि हाँ हमें परिभाषा कैसी देनी चाहिए, परिभाषा क्या क्या होनी चाहिए अरावली रेंजेस की। और ये परिभाषा आपको जान के बहुत हैरानी होगी। ये जो अरावली की पहाड़ियां है ना, कुछ इस तरीके से ये देखिए, रेंज का मतलब क्या होता है, जो ये पहाड़ का मतलब होता है ये पहाड़। ठीक है, रेंज का मतलब क्या होता है, ये लगातार लगातार बहुत सारे, आप समझिए इसमें ना बहुत सारी पहाड़ियां जो है छोटी हैं, बहुत सारी बड़ी हैं। तो नई परिभाषा में क्या बोल दिया गया है, पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर से छोटी हैं वो तो अरावली कहलाएंगी ही नहीं, और जिन दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का जो गैप गैप है, ठीक है, जिन दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का गैप अगर है, 500 मीटर का गैप है, ठीक है, याद रखिएगा गैप दूर है, तो वो भी नहीं कहलाएगी। यानी कि 600 मीटर हो गया तो वो भी अरावली की रेंज में नहीं कहलाएंगी।
क्लियर पॉइंट। लेकिन ये 500 मीटर वाला क्राइटेरिया इतना नहीं मुद्दे में है, क्योंकि बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर ही पहाड़ियां इतनी दूरी पे है। लेकिन 100 मीटर वाला भाई साहब, 90% या फिर 91-92% ऐसी पहाड़ियां जो कि 100 मीटर से नीचे की हैं। 100 मीटर का मतलब आप समझते हो भाई, मैं फीट नहीं कह रहा हूं, मैं मीटर कह रहा हूं। हमारे घर की बात करें ना, ठीक है, तो 2.5-3 तल्ला का घर है ना, जैसे हमारा घर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3-3.5 मीटर का एक घर निकल के आएगा, एक हमारा कमरा निकल के आएगा, एक तल्ला जिसको हम बोलते हैं स्टोरी, एक स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, ऐसे। तो एक स्टोरी 3-3.5 मीटर की होती है। आप लगा लीजिए 100 मीटर, यानी कि तकरीबन 30-32 ताले की जो बिल्डिंग होगी ना, माले की जो बिल्डिंग होगी ना, उतने बराबर की होगी अरावली रेंज। आप उससे नीचे के सभी को काट दोगे, ये आपकी नई परिभाषा है ना। अच्छा, एक और बात, तो सर इसमें दिक्कत क्या है, देखिए अरावली रेंजेस में ना जो सख्त कानून थे, अरावली रेंजेस में माइनिंग के लिए, खनन के लिए सख्त कानून थे। सरकार ने भी सख्त कानून बना रखे थे, क्योंकि अगर वो पहाड़ में काटा पीटा जाएगा तो यार एनवायरमेंट जो नदियां वहां पे रुकी हुई हैं, वो नदियां वहां से बह जाएंगी। रेगिस्तान को रोके हुए है, रेगिस्तान जो इधर से आ रहा है, ठीक है, लेकिन पहाड़ इतने ऊंचे कि रेगिस्तान राजस्थान की तरफ पूरा मूव नहीं कर पा रही है, दिल्ली की तरफ मूव नहीं कर पा रही है। ये अगर नहीं रहेंगे तो दिल्ली राजस्थान हर जगह रेत ही रेत होगा, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होगा, प्रदूषण ही प्रदूषण होगा। भैया लोग जीवित कैसे रहेंगे? राजस्थान में एक तो नदियां वैसी बहुत कम है, पानी बहुत कम है, बेचारे वैसे ही परेशान रहते हैं। आप गुजरात में जाके देख लो, रण ऑफ कच्छ में लूनी नदी, इकलौती लूनी नदी है भाई साहब, सब खतरे में आ जाएंगी, सब खतरे में आ जाएंगी। और कैसे खतरे में आ जाएंगी? अगर ये अरावली के पहाड़ों को काटा गया, तो अरावली के पहाड़ों को नहीं काटने के लिए या बचाने के लिए सख्त कानून हुआ करते थे, तो वो सख्त कानून तो अरावली के पहाड़ पे लगेंगे ना। अब अरावली के पहाड़ में ऊपर वाले 10% रह गए, यानी कि आपके सख्त कानून कहां पे अप्लाई होंगे? ऊपर वाले 10 पे। 90% पे अरावली के कानून नहीं होंगे, यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण के कानून होंगे वो नहीं अप्लाई होंगे। अब कानून अप्लाई नहीं होंगे तो सरकार क्या उनका खनन करवाएगी, नीलाम करवाएगी, ऑक्शनिंग करवाएगी। हाँ भैया चलो, पहले 5-6 हजार करोड़ का उनका फायदा होता था, अब उनका 200-200, ठीक है, 300-300 करोड़ का फायदा होगा इस खनन खनन से ही। ठीक, मतलब 200 से 300, 5-5 हजार का सिर्फ नीलामी नीलामी जाता था, और बहुत सारे फायदे थे। तो इनका ना मतलब 50-60 गुना ज्यादा इनकम होगी सरकार। लेकिन हमारे पर्यावरण का क्या होगा भाई साहब? क्या होगा, सोचा कभी? भाई ये वो अरावली रेंज है, जब मनुष्य का इतिहास नहीं हुआ करता था तब से ये अरावली रेंज है, तब से। अब आप उसको काटने के पीछे तुल चुके हो, यही पूरा मुद्दा है। और इसी के लिए पूरे भारत की जनता ने यहां पे सेव अरावली हैशटैग चलाया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अरावली रेंजेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। उसके बाद 2 बिलियन सालों से भी ज्यादा, 650 किलोमीटर में फैली हुई है, 4 राज्यों में फैली हुई, मैं आपको बता चुका हूँ, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इसका फैलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब हमारी इकोलॉजी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले देखिए, ये एक नेचुरल बैरियर का काम करता है, प्राकृतिक रुकावट। प्राकृतिक रुकावट किस चीज का? प्राकृतिक रुकावट, रेगिस्तान का, रेगिस्तान का। अब देखिए, ये पहाड़ नहीं रहेंगे तो इधर से जो जो जाएगा, रेत जाएगी, कट जाएगा, तो रेत सीधा राजस्थान को धोएगी, ओढ़ लेगी, तो चादर उड़ा देगी राजस्थान को, बेचारे वैसे ही परेशान है रेत रेत से। यानी कि रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है अरावली रेंज। दूसरा यहाँ पे देखना, इंडो गैंटिक प्लेन्स को डेजर्टिफिकेशन से रोकती है, यानी कि रेगिस्तान और ना बने इंडो गैंटिक वाले रीजन में, उस चीज से रोकती है। क्लाइमेट को रेगुलेट करती है भाई साहब। क्लाइमेट को कैसे रेगुलेट करेगी? अभी जितना भी रेंज है ना, अरावली रेंज है, पूरा पेड़ ही पेड़ है, देखो ग्रीन हरे हरे, पूरा पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़ है। इतना ज्यादा पेड़ है कि बरसात का एक बहुत अच्छा स्रोत है। उन्हीं बरसात से जब पानी ऐसे नीचे आता है ना, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, भूजल रिचार्ज होता है, भूजल में पानी भरता है, उन्हीं से नदियां बहती हैं, और वही नदियां दिल्ली को, गुजरात को, राजस्थान को और हरियाणा तक को पानी पहुंचाती हैं। हालांकि हरियाणा में पानी की समस्या नहीं है, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि इधर ज्यादा उसको पंजाब वगैरह से मिल जाता है, लेकिन कुछ हद तक पानी हरियाणा में जाता है यहां से, ये सब बंद हो जाएगा। तो हमारे क्लाइमेट को भी बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता ही करता है, हमारे जो संरक्षण होता है, कंजर्वेशन किया जाता है, बायोडाइवर्सिटी का, वो सब कुछ हमारे नदियों के सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। चंबल हो गया, साबरमती, लूनी नदी, ये सबको सपोर्ट करता है, सभी को। तो इसको बचाना बेहद आवश्यक है। अभी देखिए वहां पे मिलता क्या क्या है, अगर हम थोड़ा और देखें बायोडाइवर्सिटी से अलग हटके, तो वहां पे लाइमस्टोन मिलता है, ये सारे सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं।
लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, कॉपर, जिंक, टंगस्टन। और ये एक माइनिंग हब है, माइनिंग हब यानी कि यहाँ पे खनन का एक बहुत बड़ा स्रोत है ये, सरकार की इनकम का एक बहुत बड़ा स्रोत है ये। इसीलिए तो सरकार इस इनकम के स्रोत को इतना बड़ा करना चाहती है, ठीक है, चाहे हमारे पर्यावरण का नाश ही क्यों ना हो जाए। चलिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डेफिनेटली ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होगा, तो ग्राउंड वाटर जो होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि भाई पहाड़ ही नहीं रहेंगे, पानी नीचे जाएगा ही नहीं, ठीक है, पानी इधर उधर बहेगा तो ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा। एयर पॉल्यूशन दिल्ली वाले में फैलेगा, दिल्ली का राजस्थान में भी फैलेगा, ठीक है, रेत ही रेत जाएगी उड़ उड़ के। दिल्ली वाले तो बेचारे वैसे ही ये पंजाब हरियाणा की परालियों से परेशान थे पॉल्यूशन में, ठीक है, उसके बाद आप लोग इधर से भी एक उसको पॉल्यूशन का केंद्र दे दो, पॉल्यूशन का एक सोर्स दे दो, तो सब कुछ चल रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी ये सब कुछ देखते हुए 1999 में 1990 में एक एक्ट पास हुआ था, क्या करने के लिए, ताकि भाई माइनिंग को थोड़ा कम किया जाए, माइनिंग को कम किया जाए, इलीगल माइनिंग को कम किया जाए, माइनिंग को नहीं, इलीगल जो गैर कानूनी माइनिंग, गैर कानूनी खनन हुआ था उसको कम किया जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में एक फैसला दिया ताकि फरीदाबाद, गुड़गांव और मेवात जैसे एरिया में खनन को कम कर दिया जाए, जहां पे अरावली की रेंजेस है, अरावली की पहाड़ियां हैं, कम कर दिया जाए, ठीक है। ये ऐसा फैसला दिया गया था, क्लियर बच्चों। चलिए, अब लेकिन ये फैसला बहुत ही कमजोर था, इस वजह से भाई माइनिंग खनन तो कभी रुका नहीं वहां पे, इलीगल होता रहा, गैर कानूनी तरीके से होता रहा। ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है बच्चों। चल, अब अरावली रेंजेस हैं, ठीक है, क्यों बचाना जरूरी है, क्यों, एनवायरमेंट के हिसाब से तो मैं आपको बता ही चुका कि भाई एनवायरमेंट में इनका क्या रोल है, ये सारी सारी चीजें। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कमिटमेंट भी भारत ने किया था, भारत ने इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या किया था, यूएनसीसीडी, एक यू कह लीजिए एक ग्रुप है, एक संगठन है यूएनसीसीडी, ठीक है। इसमें एनवायरमेंट में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने वाला एक कन्वेंशन, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा मीटिंग, ऐसा समिट जिसमें क्या फैसला लिया जाएगा, कॉम्बेट किया जाएगा, किसी को कॉम्बेट किया जाएगा, डेजर्टिफिकेशन को, यानी कि रेगिस्तान जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको रोका जाएगा। अभी अरावली की रेंजेस नहीं रहेंगी तो रेगिस्तान कितना ज्यादा बढ़ेगा, आप समझ सकते हैं। अरावली का डिग्रेडेशन जो है ना वो बहुत ही बड़ा एक खतरा है, ठीक है, किस चीज के लिए, हमारे लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के लिए, ठीक है। एलडीएन, एलडीएन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है भाई साहब कि अगर हम लोगों ने, ठीक है, 100 एकड़ जमीन खराब किया है तो 100 एकड़ जमीन को भी हम लोग ठीक करें, कैसे, हम लोग पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, हम लोग फॉरेस्ट लगाएं, हम लोग जंगल लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, ये सब कुछ करें, तो न्यूट्रल कर देना, इधर से खतरा बढ़ा रहे हो तो इधर से खतरा कम कर दो, इधर से पेड़ काट रहे हो इधर से पेड़ लगा दो, इसको न्यूट्रलिटी बोलते हैं, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, एलडीएन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये सारी सारी, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी अरावली जो काटने का फैसला हो रहा है, अरावली को जो 90% जो पूरा खतरे में डाल दिया गया है इसके हिस्से को, तो इस तरीके से अरावली का जो फैसला ये इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा मतलब इमेज खराब कर रहा है हमारे भारत की। अभी देखिए ये सब कुछ चल ही रहा है, ठीक है, और इन सब का केंद्र सरकार हमें जवाब क्या दे रही है कि यार देखो ये सब कुछ में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, ये सब कुछ तो मैं करना चाहता हूँ, ये सब मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इमेज भारत की, पर्यावरण, नदियां, सब सब पॉल्यूशन से बचाना चाहता हूँ, दिल्ली को, राजस्थान को, सब कुछ करना चाहता हूँ बच्चों, ठीक है। अब इसीलिए तो मैं एक कॉमन कॉमन एक नाम देना चाहता हूं अरावली रेंजेस को, कॉमन एक मैं डेफिनेशन देना चाहता हूं, परिभाषा देना चाहता हूं अरावली रेंजेस को, ठीक है। ये बोलो जो कि अभी एब्सेंस है, देखिए एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म डेफिनेशन, यूनिफॉर्म डेफिनेशन अभी है नहीं, अभी मैं दूंगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके पहले क्या डेफिनेशन थी, पहले ये भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इधर आएंगे। इसके पहले डेफिनेशन थी 2010 में, ठीक है, अरावली रेंज, अरावली की पहाड़ियां उन्हें ही कहा जाता था, ठीक है, ये भी लिख लो, ठीक है, अरावली, ठीक है, अरावली की जो पहाड़ियां उन्हें कहा जाता था जो कि 3 डिग्री पे जिनका स्लोप था, झुकाव, ठीक है, 3 डिग्री के झुकाव वाली पहाड़ियों को हम लोग क्या बोलते हैं, अरावली रेंज, ठीक है, 3 डिग्री का जो जिनका स्लोप था, ठीक है। 2024 में इस परिभाषा को थोड़ा सा रिन्यू किया गया, डिग्री को बढ़ा के 5.7 डिग्री कर दिया गया स्लोप, ठीक है। और जो 30 मीटर की जो पहाड़ियां थी, ठीक है, उनको अरावली रेंजेस में डाल दिया गया, यानी कि जिनका स्लोप 4.57 है, जिनका स्लोप 4.57 डिग्री है, ठीक है, एक तो वो डाल दी जाएंगी, और दूसरा ये 30 मीटर का जिनका हाइट है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है। ये परिभाषा चल रही थी,
अभी ये सब कुछ देखते हुए क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने हमारी कि अरे अलग अलग परिभाषाएं यूज हो रही हैं, और इसे होता क्या था, रेगुलेटरी लूप होल होते थे, रेगुलेशन में, कानून बनाने में, इनका रख रखाव में बहुत समस्या आती थी, अलग अलग स्टेट अलग अलग रूल लगा रही हैं। इसलिए हम एक कर देंगे ना, ठीक है, जो माइनिंग का जो अप्रूवल होता था ना, अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से देती थी, तो हम चेक नहीं कर पाते थे, ठीक नहीं कर पाते थे। अगर एक ही डेफिनेशन अगर हम देंगे जो कि साइंटिफिक होगी और यूनिफॉर्म होगी, एक ही होगी, तो सोच के देखिए सर कितना फायदा होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने तभी फैसला क्या दे दिया कि भाई साहब, ठीक है, 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही क्या कहा जाएगा, अरावली रेंज कहा जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक कमिटी बनाई गई, ये फैसले तक ऐसे थोड़ी पहुंचे, एक कमिटी बने सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट की उस कमिटी ने डिसीजन लिया है। ठीक है, तो कमिटी में कौन कौन इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, आप लोगों ने ये मिनिस्ट्री का नाम सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, MOEFCC। ठीक है, कौन है भाई साहब, भूपेंद्र यादव साहब। ठीक है, भूपेंद्र यादव साहब, कोई इंसान अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है, भूपेंद्र यादव साहब उन्हीं अरावली की पहाड़ियों में वहीं पे ही पले बड़े हैं, वहीं पे पढ़ाई लिखाई किया, न जाने अपने पैरों से कितनी बार रौंदा होगा उन पहाड़ियों को, उन पहाड़ियों के पेड़ की छांव में न जाने कितनी बार बैठे होंगे, नदियों में नहाए होंगे, नदियों का पानी पिया होगा। इनका पूरा गांव, इनका पूरा कस्बा, इनका पूरा शहर उसी पानी से पला होगा। भूपेंद्र यादव साहब आप भूल कैसे गए, नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, पूरे फॉरेस्ट की सर्वे करेगी, निरीक्षण करेगी, जंगल किधर बढ़ाना चाहिए, कितना नहीं बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा, ये सब कुछ ये देखेगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी यही काम करेगी। ठीक है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल था। ये सबको मिला करके एक कमिटी बनाई गई, और कमिटी का नाम क्या था, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। क्या था, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। ठीक है, याद रखना, मतलब कमिटी का नाम नहीं, लेकिन ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ये मेन था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही एक पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की ही एक कमिटी है, याद रखना कमिटी है। तो ये इसी ने डिसीजन दिया, पूरा रिपोर्ट पेश किया कि ऐसा करते हैं, 100 मीटर के हाइट वाले जो है ना, उनको काट दो। ठीक है, काट इनडायरेक्टली दो, ऐसा नहीं कि सरकार पत्थर काटने लग जाएगी, नहीं, यानी कि 100 मीटर से ऊपर के जो पहाड़ हैं वही अरावली रेंज में आएंगे, यानी कि 90% जो नीचे पहाड़ हैं, जो 100 मीटर से नीचे वाले पहाड़ हैं, उनको क्या किया जाएगा, खनन बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि पूरा माइनिंग बढ़ा दी जाएगी, सारे के सारे रिसोर्सेज और ज्यादा निकाले जाएंगे, पहाड़ काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे, सब कुछ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, सब तबाही मचने ही वाली है अगर इस फैसले को नहीं रोका गया तो। ठीक है, याद रखिएगा, 100 मीटर, ठीक है, से ऊपर का। और यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला, जो पुराना वाला डेफिनेशन चल रहा था ना, स्लोप बेस्ड वाला, कि भैया 3 डिग्री का स्लोप हो, ठीक है, ये हम नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं हम नहीं मानेंगे। बफर जोन, अच्छा बफर जोन अप्रोच ये भी नहीं मानेंगे, इसने बोला। बफर जोन अप्रोच क्या होता है, ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया जाता है हमारे यहाँ, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, ठीक है, 2023 में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के दिन हमारे प्यारे, ठीक है, भूपेंद्र साहब, भूपेंद्र यादव साहब ने एक अनाउंसमेंट किया था, जनाब हम लोग करना ही था, ठीक है, इलेक्शन, कौन से साल, 2024, समझिए इस बात को, है ना। इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे हम एक बफर जोन बनाएंगे। बफर जोन बोले तो, ठीक है, अरावली रेंजेस की 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर है, एक हरियाली पेड़ का एकदम बेल्ट बनाएंगे, ऐसे बेल्ट बनाना तो दूर, आपने तबाह करने का पूरा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया यार, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्योंकि 2024 में इलेक्शन था, आपको जीतना था, आपने सारे लोगों को खुश कर दिया, क्या बोल के कि बफर जोन बनाया जाएगा, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना, ए ना चलबो, ये नहीं चलेगा भाई साहब। ठीक है, हम बफर जोन को भी रिजेक्ट करते हैं, स्लोप बेस्ड डेफिनेशन को भी रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, सीधा 100 मीटर के ऊपर, और दो पहाड़ियों के बीच में, जिनके बीच में 500 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, वो इस लिस्ट में नहीं आएगा। ये पूरा पूरा हिस्सा इन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया भाई साहब, दे दिया फैसला सुप्रीम कोर्ट ने। अब वही जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि किस तरीके से फैसला ये लिया जा रहा है, उसमें आप लोगों को एक और चीज देखने की जरूरत है। ठीक है, कि जो कमिटी बनाई गई थी हमारी, उसने अपने, जो जिन्होंने फैसला दिया है 100 मीटर का और 500 मीटर का डिस्टेंस वाला, उनका ये क्या कहना है कि यार जनता व्यर्थ में भड़क रही है, व्यर्थ में से बराबरी कर रही है।
यार अरावली को बचा रहे हैं हम कौन सा मार रहे हैं। अब देखिए उनका तर्क क्या है। पहला तर्क उनका क्या है, देखिए दिल्ली 3 तरीके से घिरा हुआ है। अगर अरावली हट जाएगी, अरावली काट दी जाएगी, तो दिल्ली का पोल्यूशन हटेगा कैसे। और दिल्ली का पोल्यूशन दब के रह जाता है बीच में, चारों तरफ से घिरा पड़ा है ना दिल्ली। अब इधर से रास्ता हटा दिया जाएगा अरावली को काट करके, तो अपने आप पोल्यूशन बाहर जाएगा। हटो है, हटो हटो है, ऐसे करते करते पोल्यूशन बाहर निकलेगा, चाट गोलगप्पे सब कुछ खाएगा, मजे करेगा। पोल्यूशन है वो पेड़ पौधों से कम होता है। खतरे में आप डाल रहे हो अरावली को, और अरावली की वजह से दिल्ली के पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन बाहर नहीं जाएगा, रेत आएगी। ये बात आप समझिए। लेकिन आपको क्या लग रहा है, जनता को लॉलीपॉप दे दो, लॉलीपॉप में खुश है जनता। ऐसा नहीं होता बच्चों, ठीक है। हम लोग साइंटिफिक मैपिंग कर रहे हैं अरावली का, सारे राज्यों में साइंटिफिक तरीके से अरावली को मजबूत करेंगे। बिल्कुल आपने किया मैपिंग, मैपिंग में ही तो आपको पता चला कि 90% कटवा दो, खनन दे दो खनन माफिया वालों को। यही तो आप कहा झूठ बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे आप क्या करोगे, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि अरावली का एनवायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। आपने बड़े लेवल पे छानबीन करवाई, बढ़िया है, हम नहीं मानते हैं, ठीक है, करवाई अपने फायदे के लिए। सरकार को 5-6 हजार करोड़ का फायदा होता था ना, अब सरकार को 20-25-30 गुना ज्यादा और फायदा होगा। क्यों, 90% अरावली की जो पहाड़ियां वो तो आप कटवा दोगे, खनन वालों को दे दोगे, तो खनन वाले आपको खूब मोटा मोटा पैसा देते हैं, है ना। सब आप कर रहे हो, आप टेंशन ना लो, हम कहां मना कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट माइनिंग को रोक दोगे आप, बोलो कंप्लीट माइनिंग रोक देंगे, बिल्कुल, लेकिन कहा, 100 मीटर से ऊंची वाली पहाड़ियों। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाओगे, ठीक है, इक्विफायर रिचार्ज जोन बनाओगे, वाटर बॉडी जो ताल तली है सब सब बचाओगे, प्रोटेक्टेड हैबिटेट जिन जिन जानवरों के वो घर हैं सब बचाओगे, लेकिन कहा, 100 मीटर से ऊपर वाले एरिया में, ठीक है। कोई भी लाइसेंस आप नहीं दे रहे हो ना, अभी हम लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। अभी कैसे लाइसेंस दे सकते हैं, अरे दोगे भी कैसे। अभी तक जो परिभाषा चल रही है वो 4.57 डिग्री वाला चल रहा है, 30 मीटर वाला चल रहा है। अभी आप इसको साइन कर दोगे, तो आपका जो आपका 70% वाला जो हिसाब किताब है, 100 मीटर वाला जो, उसमें नुकसान है ना आपका। आप ना ना अब नया टेंडर निकालेंगे, आप इसलिए रुके हो, नया टेंडर निकालेंगे इस परिभाषा के हिसाब से, ताकि पहले 10 लोग बोली लगाते थे, अब 1000 लोग बोली लगाएं। इन्वेस्टर्स को तो, खनन माफियाओं को तो पता ही है कि भाई खनिज पदार्थ है यहाँ पे निकालने के लिए, तो क्या ये आप अपने लिए कर रहे हो जनाब, आप रोक नहीं रहे हो, आप थोड़ा डिले कर रहे हो, ताकि 100 मीटर वाली परिभाषा को इसमें इंक्लूड करके हम लोग सीधा लॉन्च कर डालें, ठीक है, एकदम सीधा 1 2 3 गो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्टोन क्रशिंग वगैरह ये सब पॉल्यूशन वगैरह फैलाते हैं ना, ठीक है, सब पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया जाएगा, बिल्कुल, लेकिन कहा, 100 मीटर से ऊपर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मान तो लिया था, ठीक है, लेकिन अभी फैसला रिसेंट आ गया है कि हाँ भैया ऐसा ही किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कैसे मान लिया यार, ठीक है, पता नहीं कैसे। सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी संस्था, ठीक है, जहां सब पढ़े लिखे हैं, जहां न्याय करने के लिए लोगों को भेजा जाता है, वहां पे ये सब मुझे नहीं समझ आया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी थी उसका क्या कहना है, ये तो सरकार का वादा था, दावा था, जो मैंने पढ़ा है, नो, नो ब्लैंकेट माइनिंग बैनिंग, हम ब्लैंकेट माइनिंग को बैन नहीं कर सकते। ब्लैंकेट माइनिंग मतलब पूरी तरह से खनन नहीं रोक सकते ना यार, पूरी तरह से खनन को हम नहीं रोक सकते। हम बोल भी कहा रहे हैं पूरी तरीके से रोको, नीचे दो ना, जो पुरानी डेफिनेशन चल रही थी उसी डेफिनेशन के अंडर रखो। आप पूरी तरीके से नहीं बैन कर सकते, तो क्या आप 90% दे दोगे अरावली रेंज है, नहीं। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग लीगल माइनिंग है ना, ठीक है, अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, एकदम सख्त कानून बनाए जाएंगे, कहां पे, 100 मीटर से ऊपर वाले पे, ठीक है। फ्रेश माइनिंग अप्रूवल अभी रोक दिया गया है, क्यों रोक दिया गया है, ये नई परिभाषा के हिसाब से आप माइनिंग करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, सीधी सी बात है। ये सब कुछ देख देख करके, और एक और जो अजीब सा ही मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है, टोटल बैन अगर लगा दिया गया ना, तो इससे क्या होगा, माइनिंग माफिया बढ़ेंगे। अच्छा, फिर तो हम लोगों ने पुलिस खाली गोलगप्पे चाट भल्ले खाने के लिए रखा है ना। हमारी जनता का जो पैसा जा रहा है, हमारी जनता का जो टैक्स काट रहे हो आप लोग, ठीक है, जनता का अगर छोटा मोटा सारा टैक्स मिला दे ना, तो बेचारा 10,000 कमाता, 3,000 टैक्स चला जाता, सब कुछ मिला दे तो। समझिए आप लोग, हर चीज में टैक्स, पेट्रोल में टैक्स, हर चीज में, किसमें नहीं दे रहे हैं, वो हमारा ही पैसा है जो सैलरी मिल रही है पुलिस वालों को, तो झक्का मारने के लिए पुलिस वाले बिठा के रखे क्या आप लोगों ने। कैसे माइनिंग बढ़ जाएगी, कैसे माफिया बढ़ जाएंगी।
अजीब सा। और अगर सुप्रीम कोर्ट, देश का सर्वोच्च न्यायालय, ये बोल रहा है कि हम माफिया को नहीं रोक सकते, हम पेड़ कटवा देंगे, हम पहाड़ कटवा देंगे, हम अरावली को जिंदा काट देंगे, लेकिन माइनिंग नहीं रोक सकते हम लोग, माफिया को नहीं रोक सकते, फिर तो सुप्रीम कोर्ट पर ही धिक्कार है भाई साहब। काहे की पावर लेके बैठे हो, काहे का पावर लेके बैठे हो? आपको संविधान में इतना ज्यादा जगह मिला, इतना ज्यादा पावर मिला है, क्या कर रहे हो? डायरेक्ट बोलो ना, ऐसे कैसे? ठीक है, अरे हम लोग दो गार्ड लगा के अपना घर बचा लेते हैं, आपके पास तो पूरा हिंदुस्तान की सेना, आप कैसे आराम बचा सकते हो? बचा सकते हो, बात यह कि बचाना नहीं चाहते हो। ठीक है, केंद्र सरकार के पल्लू में बंधे हुए हो, और केंद्र सरकार आपको जहां जहां घुमाएगी वहां वहां आप घूमोगे, यही आपका काम है सर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, खैर, ये जो मैं आपको बता रहा था, भूपेंद्र यादव साहब ने जो प्रोजेक्ट चलाया था अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट, ठीक है, 2023 में, क्योंकि 2024 में इलेक्शन था, ठीक है, तो गोलगप्पे तो बांटने थे जनता को, बांट दिया आपने। उसने क्या बोला था? 29 डिस्ट्रिक्ट, 4 राज्य, 26 मिलियन हेक्टेयर में पेड़ लगाएंगे, एक भारत माता की जय हो बोल के, और पूरा एनवायरनमेंट बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया, उल्टा आपने अरावली को उस खतरे में डाल दिया जो कि अभी तक नहीं था। अरावली, आप एक बार इतिहास पढ़ के देख लीजिएगा, शायद आपको पता हो। आप एक बार भूगोल पढ़ के देख लीजिएगा, शायद आपको पता लग जाए कि अरावली का क्या महत्व है। अभी भी सेफ अरावली का हैशटैग पूरी जनता इसलिए चला रही है क्योंकि वहां पे रहने वाले लोगों को पता है अरावली का महत्व क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि अरावली बचाई जानी चाहिए, तो इस वीडियो को, इसकी गहराई को समझाने के लिए अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इसी तरीके के और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।